वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कंप्लीट टॉपिक करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, अप्रोचेस, तो उन दोनों की लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना जाके। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं आज, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन से कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है लीडरशिप स्टाइल। देखिए, लीडरशिप स्टाइल कैसे इफेक्ट करता है कि जो हर मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हर मैनेजर होता है उसका, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है उसकी डिफरेंट लीडरशिप स्टेट्स और स्टाइल होते हैं काम करने के। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उस जो मैनेजर है उसकी कितनी एबिलिटी है जनरेट करने की टीम स्पिरिट को और मोटिवेट करने की एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो वो जो एबिलिटी होती है ना, वो इम्पैक्ट डालती है हमारे रिलेशंस के ऊपर। जो मैनेजर अच्छे से एक टीम स्पिरिट के साथ चल पाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को अपनी एक टीम में अच्छे से बांध पाएगा। ठीक है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना पाएगा उनके साथ, वहाँ जो रिलेशंस होंगे वो अच्छे होंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जिस मैनेजर के पास वो एबिलिटी नहीं होगी, तो उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होती है लीडरशिप स्टाइल, किस तरीके से इफेक्ट डालता है। सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। एन एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी टुवार्ड्स द एम्प्लॉयर आल्सो इम्पैक्ट द रिलेशंस, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर कहा गया है कि जो एक एम्प्लॉय होता है उसका एटीट्यूड और उसकी मेंटेलिटी कैसी है अपने एम्प्लॉयर के प्रति, ठीक है, वो भी इफेक्ट डालता है रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आप सोचिए एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसकी एक एम्प्लॉय है, उसकी जो मेंटेलिटी है पॉजिटिव है अपने एम्प्लॉयर को लेकर, तो वहाँ रिलेशनशिप कैसे होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन वही एक एम्प्लॉय है, अगर उसकी नेगेटिव परसेप्शन है अपने इंडिविजुअल के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, सॉरी, तो उसके क्या होंगे, नेगेटिव रिलेशंस होंगे। तो ये दोनों हो सकती है, मेंटलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। तो ये भी इफेक्ट करती है हमारे रिलेशनशिप को कि वो कैसे होंगे। अगर पॉजिटिव होंगी तो अच्छे होंगे, नेगेटिव होगी तो खराब होंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है, देखो, इंडिविजुअल बिहेवियर वही जैसे उसको ही डिटेल में बताया हुआ है। जो पहले वाला था ना कि उनकी परसेप्शन जो होती है एम्प्लॉय की अपने एम्प्लॉयर के प्रति, उसी तरीके से इस पॉइंट में बताया गया है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर, हर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर पर्सन, एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, उसकी डिफरेंट परसेप्शन होती है, बैकग्राउंड होता है, स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है एंड अचीवमेंट्स होती है। ठीक है, जो उसके बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब एक पर्सन है जिसको अच्छी नॉलेज है किसी काम को लेके के, ठीक है, या फिर एक पर्सन है जिसकी परसेप्शन है कि वो पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव परसेप्शन रहती है हमेशा सबके प्रति। ठीक है, वो एक अच्छी एरिया से आता है, अच्छी सोसाइटी से आता है। ठीक है, उसको, उसके पास अच्छी स्किल्स है, नॉलेज भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो भी उसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कि वो पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा। एक जो लूज़र पर्सन होता है, जो एक नेगेटिव पर्सन होता है, वो हमेशा दूसरों की कमियां निकालता है, हमेशा एक डिप्रेशन में रहता है, दूसरों को भी ऐसी ही एनर्जी वो भेजता है। लेकिन एक पर्सन है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही पॉजिटिव नेचर का है, वो दूसरों के साथ भी पॉजिटिव वाइब्स ही शेयर करेगा, और ये रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, जो एक एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो एम्प्लॉयज़ देयरफॉर बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, दस इम्पैक्टिंग द रिलेशंस। कि जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, और वो भी इम्पैक्ट डालता है रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, ऐसा है कि अगर कभी मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसेशन आ रहा है, तो ठीक है, तो ये कुछ एम्प्लॉयज़ से अगर हमारा एम्प्लॉयर कह रहा है कि आपको कुछ अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक होते हैं पॉजिटिव पर्सन जो कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको इतने सालों से सैलरी दे रही है, आपको प्रॉपर दे रही है। लेकिन अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा हो गया है कि रिसेशन आ गया है या उसकी ग्रोथ डिक्लाइन हो गई है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें। दूसरी साइड जो नेगेटिव पर्सन होंगे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो बिहेव डिफरेंटली करेंगे डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी जी,
नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये कैसे इफेक्ट डालते हैं? इस फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, देखिए टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है डे बाय डे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी वेजेस में भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। जैसे आजकल कंप्यूटर कंपल्सरी हो गया है, तो बच्चे हैं जो वो कंप्यूटर भी सीखते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी वेजेस भी ज़्यादा होनी चाहिए, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अंडर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल आइटम्स, under technological factors all items like work method, type of technology used, rate of technological change, research and development activities, ability to cope with emerging trends, etc. These factors considerably influence the patterns of industrial relations, as they are known to have influence on employment status, wage level, collective bargaining process in an organization, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्योंकि जो लीगल इन्वायरमेंट होगा, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा, वो क्या बनाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स बनाएगा, राइट्स बनाएगा, ऑथोरिटी, पावर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट पीपल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो वो सब कौन बनाती है, वो लीगल गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बनाता है, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि किसकी कितनी ऑथोरिटी होगी, किसकी कितनी पावर होगी, कोई किसी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा है, सबको इक्वल, सबके साथ फेयर वेजेस मिल रही है क्या, सबको इक्वल सम्मान मिल रहा है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन बनाता है, ये हमारे पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो ये पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इन ए पॉजिटिव वे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशंस है तो हम किसी को ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है, तो उससे भी रिलेशंस बहुत अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। तो लीडरशिप स्टाइल में मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि हर मैनेजर के अपना डिफरेंट स्किल होता है, स्टाइल होता है फंक्शन करने का, ठीक है, फॉर जनरेटिंग टीम स्पिरिट, मोटिवेटिंग, आई थिंक ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हम पढ़ चुके हैं, जो फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे किसको, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पार्टीज़ की जो इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। बेसिकली ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी पार्टीज़ एंड सेकंड है सेकेंडरी पार्टीज़, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टीज़ क्या होती है, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो जो प्राइमरी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये वो वाली पार्टीज़ हैं जो द पर्सन्स और एसोसिएशंस विच आर एसोसिएटेड विद और इन्फ्लुएंस्ड बाय फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, ठीक है, जो डायरेक्टली एसोसिएट होती है हमारी इंडस्ट्री के साथ। जैसे कि फर्स्ट है एम्प्लॉयज़। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, द वर्कर हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन आर एन एसेंशियल रिसोर्स एंड कंट्रीब्यूट टू जनरेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। कि वो वाले वर्कर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं या आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स। वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स के अंदर क्या होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। दे हैव मैनी राइट्स एंड पावर लाइक लेविंग ऑफ इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ओके। तो ये जो जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन और शट डाउन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अडप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑपरेशंस। तो एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, एक तो जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। दूसरा होते हैं कि वो ध्यान रखते हैं एम्प्लॉयज़ का, उनकी इफेक्टिवनेस का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, शट डाउन हो गया, तो वो सब चीज़ें भी वो लोग इनके हाथ में होता है उन सब का डिसीजन भी, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स। तो लास्ट जो थर्ड है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, देखो 19th सेंचुरी से पहले तो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा इंटरवीन करने लगी, और रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, रूल्स रेगुलेशन हो गया, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स हो गए, लेबर ट्रिब्यूनल्स हो गए, कोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो थर्ड पार्टी है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका अदर पार्टीज़। अदर पार्टीज़ के अंदर आते हैं आपके एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ठीक है। ये है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, मतलब एक होती है ट्रेड यूनियन जो एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, और ये है एम्प्लॉयर्स के लिए। ये किस लिए बनाई जाती है, इट इज़ एन ऑथोरिटेटिव बॉडी फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ओनर्स। जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड यूनियंस।
अब ट्रेड यूनियंस तो आप लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। व्हेन द वर्कर्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव अमंग देमसेल्व्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट एंड टू रेज देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज़ नेम्ड एज ट्रेड यूनियन। मतलब कि क्या है, जब वर्कर हैं वो इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन बना ले, एक ग्रुप बना ले और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर ले उसके अंदर, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या होते हैं, वो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो डिमांड रख सकते हैं मैनेजमेंट के आगे, वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए एम्प्लॉयज़ का, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रेड यूनियन, और ये होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। उसी तरह एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन होती है जो होती है एम्प्लॉयर्स के लिए। नेक्स्ट है आपका कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सबको पता होगा किसके लिए की जाती है, टू रिजोल्व द लेजिटिमेट कन्फ्लिक्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर दी जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी दिया गया है हैरेसमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो उन सबको जो रिजोल्व करती है वो कौन करती है, जो बेसिकली लीगल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजोल्व कौन करती है, हमारी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स रिजोल्व करती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए, जो हमारी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स होती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनाई गई थी, 1919 में बनाई गई थी, टू सेट अप इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डीलिंग विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज ऑफ द वर्कर्स। ये 1919 में बनाई गई थी, और इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था बनाने का कि जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स है और स्टैंडर्ड्स है कुछ सेट किए गए थे, कि इन्हीं को लेके हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और इश्यूज़ के साथ जो वर्कर है उसको लेके चलेंगे। मतलब जो स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स इन्होंने बनाए हैं ILO ने, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, इट वाज सेट अप टू स्टैब्लिश द रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशन फॉर मिनिमम इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर कोड है। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी आपको, अच्छा और एक मिनट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इसकी दोनों वीडियो जाके और देख लेना, ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। अगर आपको और भी कुछ पूछना है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है आपको, तो आप लोग कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट में बताएं आप, ठीक है। थैंक यू।